पेंसिल कटेंगे। कल लास्ट में कहाँ तक आ गए थे भी हम लोग? समानांतर सरकारों का गठन। समानांतर सरकारों का कॉन्सेप्ट भारत छोड़ो आंदोलन के ग्राउंड पर उत्तराखंड में काफी पुटअप किया जाता है। और दो ही सवाल बनेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे पहले गठित होने वाली समानांतर सरकार कहाँ की है, और सर्वाधिक लंबे समय तक कार्य करने वाली समानांतर सरकार कहाँ की है। दो प्रकार के सवाल आपके सामने बनते रहते हैं। आज की कहानी स्टार्ट होगी थोड़ी अलग, एक बैकग्राउंड आपको बनाना पड़ेगा। और अलग बैकग्राउंड का मतलब ये होगा कि आपको पहले तो ये बता के चलना पड़ेगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ग्राउंड पर महात्मा गांधी ने जितने भी मास एक्टिविटी चलाई हैं, जैसे आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो जाता है, या आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो जाता है, या आपका क्विट इंडिया मूवमेंट हो जाता है, इन सभी में क्या है, हिंसात्मक घटनाएं हैं। राइट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जो हिंसात्मक घटना है चोरा चोरी कांड के रूप में आपके सामने आती है, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान जो हिंसात्मक घटना है, धरसना नामक जो नमक कारखाना मैंने आपको दिखाया होगा, वहां पर बड़ी हिंसा है। और भारत छोड़ो आंदोलन के ग्राउंड पर जो सामान्य भागीदारी है, तो सामान्य जन की भागीदारी ने हिंसात्मक तत्वों को काफी उस समय अपनाया। तो इन्हीं का एक बैकग्राउंड पहले तो आपको लेना है कि महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान कोई समझौता नहीं किया, है ना। यानी कि अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान वो हिंसा से समझौता करके चलते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन के ग्राउंड पर महात्मा गांधी ने हिंसा से बहुत बड़ा समझौता किया। ये सारी बातें आपको क्या यहाँ पर करनी है। तो एक हेडिंग बना दें। भारत छोड़ो आंदोलन के धरातल पर दिखाई पड़ने वाली, भारत छोड़ो आंदोलन के धरातल पर दिखाई पड़ने वाली हिंसा के संदर्भ में, भारत छोड़ो आंदोलन के धरातल पर दिखाई पड़ने वाली हिंसा के संदर्भ में महात्मा गांधी की प्रतिक्रिया, महात्मा गांधी की प्रतिक्रिया। ठीक है, ये जो कंटेंट हम लोग फिलहाल अब डिस्कस करने जा रहे हैं कच्चे माल के रूप में आपकी सहायता करेगा। कई बार मुख्य परीक्षा में इसकी जरूरत आपको पड़ सकती है, तो इसको अच्छे से ऑब्जर्व भी करना है, और बड़े प्यार से इसको क्या आपको समझ के भी चलना है। लिखिएगा। महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन के अंतर्गत, महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन के अंतर्गत, महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन के अंतर्गत अहिंसा के पालन को सर्वोच्च माना, अहिंसा के पालन को सर्वोच्च माना, अहिंसा के पालन को सर्वोच्च माना। राजनीतिक जीवन के अंतर्गत अहिंसा के पालन को सर्वोच्च माना। महात्मा गांधी ने कहा भी था कि, महात्मा गांधी ने कहा भी था कि अहिंसा वीरों का शस्त्र है। महात्मा गांधी ने कहा भी था कि अहिंसा वीरों का शस्त्र है तथा हिंसा कायरों का। महात्मा गांधी ने कहा भी था कि अहिंसा वीरों का शस्त्र है तथा हिंसा कायरों का। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के धरातल पर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के धरातल पर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के धरातल पर असहयोग आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के धरातल पर असहयोग आंदोलन, कोमा सविनय अवज्ञा आंदोलन, कोमा सविनय अवज्ञा आंदोलन,
तथा भारत छोड़ो आंदोलन, तथा भारत छोड़ो आंदोलन ये सभी महात्मा गांधी के बड़े कार्यक्रम माने गए। ये सभी महात्मा गांधी के बड़े कार्यक्रम माने गए। ये सभी महात्मा गांधी के बड़े कार्यक्रम माने गए। ये सभी महात्मा गांधी के बड़े कार्यक्रम माने गए। लेकिन इन तीनों ही कार्यक्रमों के अंतर्गत लेकिन इन तीनों ही कार्यक्रमों के अंतर्गत लेकिन इन तीनों ही कार्यक्रमों के अंतर्गत महात्मा गांधी के समर्थक लेकिन इन तीनों ही कार्यक्रमों के अंतर्गत महात्मा गांधी के समर्थक अपने आप को हिंसा से दूर नहीं रख पाए। अपने आप को हिंसा से दूर नहीं रख पाए। अपने आप को हिंसा से दूर नहीं रख पाए। असहयोग आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन के दौरान हिंसात्मक वारदात के रूप में असहयोग आंदोलन के दौरान हिंसात्मक वारदात के रूप में चोरा चोरी की घटना सामने आई। असहयोग आंदोलन के दौरान हिंसात्मक वारदात के रूप में चोरा चोरी की घटना सामने आई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नमक कारखाने पर धरसना नमक कारखाने पर धरसना नमक नमक का कारखाना साल्ट फैक्ट्री धरसना नमक कारखाने पर हिंसा देखी गई। हिंसा देखी गई। कारखाने पर हिंसा देखी गई। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जबकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जबकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सामान्य जनमानस की भागीदारी ने जबकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सामान्य जनमानस की भागीदारी ने सामान्य जनमानस की भागीदारी ने व्यापक स्तर पर सामान्य जनमानस की भागीदारी ने व्यापक स्तर पर हिंसा को अपनाने का कार्य किया। हिंसा को अपनाने का कार्य किया। हिंसा को अपनाने का कार्य किया। कहने का मतलब ये हुआ कि तो कितने ही बड़े सिद्धांतवादी क्यों ना हो, लेकिन जब आप फॉरवर्ड को बात करते हैं, तो कार्य आपकी आवाज नहीं आ रही। तो कहने का मतलब यही है कि आप कितने ही बड़े सिद्धांतवादी क्यों ना हो, लेकिन जो आपके फॉलोअर्स हैं या जो लोग आपकी ओर से जो आपके कार्यक्रम है उनके अंदर भागीदारी लेकर के आ रहे हैं, आप उन्हीं की ओर से ये सुनिश्चित नहीं करा पाए
कि हर मामले में उन्होंने अहिंसा का पालन किया हो। अब आपको ये बता के चल रहा है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात तो आप बाद में करेंगे, पहले आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करेंगे। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान जिस तरीके से चोरा चोरी इंसिडेंट आपके सामने आता है, और आपने ऑलरेडी क्लास में इसको डिस्कस किया है, पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच क्या मुठभेड़ हो जाती है। और पुलिस जब ये मुठभेड़ आपके सामने आती है तो जो आंदोलनकारी हैं एक पुलिस थाने को आग लगा देते हैं, जिसमें लगभग 21 से 22 जो आपके पुलिसकर्मी हैं वो जिंदा जलकर क्या है, मर जाते हैं। तो गांधी जी केवल इस घटना को ही आधार बनाते हुए अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। हालांकि आपने क्लास में ये भी डिस्कस किया कि गांधी जी को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। उस समय गांधी जी बार बार इन्हीं बातों का रेफरेंस दे रहे थे कि मैं संसार में बड़े से बड़े अत्याचार को सहन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर मैंने कोई भी कार्यक्रम चलाया है और उस कार्यक्रम में अगर हिंसा आती है तो मैं इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त करके नहीं चलूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान जो चोरा चोरी इंसिडेंट आपके सामने आया, उसके बारे में महात्मा गांधी का जो प्रॉपर रिएक्शन है वो इस नाते आ गया क्योंकि महात्मा गांधी उस समय जेल के अंदर नहीं। महात्मा गांधी उस समय क्या जेल से बाहर, जेल से बाहर है, इसी नाते उनका प्रॉपर रिएक्शन आपके सामने आ जाता है। लेकिन एक बात देखो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान जो आपका धरसना साल्ट फैक्ट्री है, मैंने क्लास में आपको बताया होगा, यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन का आयोजन होना था। गांधी जी पहले इन बातों को डिसाइड कर चुके थे कि यहाँ पर जो आपका धरना प्रदर्शन होगा वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही होगा। लेकिन उससे पहले ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। और इस नाते आपने बाद में पढ़ा होगा कि सरोजनी नायडू के नेतृत्व में धरसना साल्ट फैक्ट्री पर एक धरना प्रदर्शन का आयोजन हो जाता है और वहां पर हिंसा हो जाती है काफी व्यापक पैमाने पर। गांधी जी जेल के अंदर होने के कारण, मैं उनको संरक्षण नहीं दे रहा हूँ, गांधी जी जेल के अंदर होने के कारण एक प्रॉपर रिएक्शन नहीं दे पाए, है ना, जबकि उनको देना चाहिए था। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मामला क्या बनेगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मामला ये बनेगा कि एक तरफ तो है विंस्टन चर्चिल और एक तरफ कौन है आपके महात्मा गांधी। महात्मा गांधी पूना के आगा खां पैलेस में क्या कैद हैं, और विंस्टन चर्चिल महात्मा गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के नाम पर आपने भारत में कानून एवं व्यवस्था के मामले को निगेटिव बनाने का कार्य किया है। क्योंकि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, टेलीफोन लाइनों को काटने की बात कर रहे हैं, सरकारी दफ्तरों को आग के हवाले कर रहे हैं, पुलिस थानों को आग के हवाले कर रहे हैं। तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सब आपकी बदौलत है, जो हिंसा आज भारत में देखी जा रही है ये हिंसा आप करवा रहे हैं। महात्मा गांधी यहाँ पर अपने रिएक्शन में कुछ अलग ही बात कहेंगे। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार मैं हो ही नहीं सकता, जिम्मेदार तो आपकी शोषणकारी नीतियां हैं। ये तो भारतीय जनमानस का आपके अगेंस्ट क्या एक फ्रस्ट्रेशन है जो आज आपके सामने आ ही रहा है। लेकिन महात्मा गांधी ने इस बात को उस समय अवश्य महसूस कर लिया, वो जेल में होने के कारण, कि भाई हिंसा तो है। भले ही उन्होंने जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है उनको एक अलग जवाब दे दिया कि जिम्मेदार मैं नहीं हो सकता, जिम्मेदार बल्कि कौन है, आपकी शोषणकारी नीतियां हैं। लेकिन गांधी जी इन बातों को समझ पा रहे थे कि धरसना साल्ट फैक्ट्री में जो कुछ हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन के ग्राउंड पर जो हिंसा है उससे कहीं आगे की। तो महात्मा गांधी ने कहा कि भाई मैं तो अंदर हूँ, है ना, मैं बाहर तो अब जा नहीं सकता। तो महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर चले गए एक तरीके से। और महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर गए, महात्मा गांधी का मानना यह था कि मैं अपने आप को ही पनिशमेंट देने की कोशिश करता हूँ कि मेरे जो आंदोलनकारी हैं ऐसा क्या हो गया कि इतने बड़े पैमाने पर हिंसा अपना रहे हैं, तो मैं उनको बाहर जाकर के रोक तो नहीं सकता, मैं भूख हड़ताल पर चला जाता हूँ, अपने आप को ही पनिशमेंट देता हूँ। हो सकता है कि बाहर एक संदेश जाए कि महात्मा गांधी हमसे थोड़ा नाराज हैं, भूख हड़ताल पर चले गए हैं, हिंसात्मक घटनाएं क्या हैं, रुक जाए। ये मामला फरवरी 1943 का है, जब महात्मा गांधी पूना के आगा खां पैलेस में भूख हड़ताल पर चले गए। और जैसे ही महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर गए उसके बाद आंदोलनकारी और भी ज्यादा क्या हो गए, एग्रेसिव हो गए। महात्मा गांधी का ऑब्जेक्टिव अलग था लेकिन आंदोलनकारी उसको कैच नहीं कर पाए। महात्मा गांधी ये मान के चले थे कि मैं अगर अपने आप को पनिश करने की कोशिश करूंगा तो आंदोलनकारी हिंसा करना छोड़ देंगे या हिंसात्मक घटनाएं जो आ रही हैं ये रुक जाएंगी।
लेकिन आंदोलनकारियों ने महात्मा गांधी की भूख हड़ताल को इस रूप में लिया कि भाई अब हमें जो है थोड़ा ओवर अग्रेसिव होना पड़ेगा, है ना। विंस्टन चर्चिल पर दबाव बना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कि ये काम करो कि महात्मा गांधी के साथ प्रॉपर कोई बातचीत कर लो, और बातचीत के ग्राउंड पर ये भारत छोड़ो आंदोलन का जो मुद्दा है इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। विंस्टन चर्चिल ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक बड़ा अपना स्टेटमेंट दिया और कहा कि मैं गांधी को भारत में अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता हूं। मैं गांधी को भारत में अपना सबसे बड़ा एनिमी मान के चलता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, दबाव चाहे कितना भी आ जाए, मैं भारत छोड़ो आंदोलन के मुद्दे को लेकर के महात्मा गांधी के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। अब जैसे ही महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर गए, भारत में हिंसात्मक घटनाएं क्या और ज्यादा बढ़ गई। चर्चिल बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, महात्मा गांधी का स्वास्थ्य धीरे धीरे क्या है, गिरने लगा है। तो चर्चिल ने महात्मा गांधी के अंतिम संस्कार के लिए तैयारियां शुरू कर कि चलो कोई बात नहीं, जो हमारा एनिमी है वो अब क्या है, समाप्ति की ओर है। महात्मा गांधी को जैसे ही इन बातों की जानकारी मिली कि विंस्टन चर्चिल मेरे अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रहे हैं, महात्मा गांधी ने अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी। तो मैंने हमेशा एक बात कही है कि महात्मा गांधी सिद्धांतवादी हैं, और सिद्धांतवादी होने के साथ साथ क्या समझौतावादी भी। यहाँ आप देख रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के मुद्दे को लेकर के उन्होंने हिंसा के साथ बहुत बड़ा समझौता किया है। हालांकि वो भूख हड़ताल पर गए, लेकिन इन बातों को वो जानते थे कि सामान्य जनमानस की भागीदारी ने हिंसात्मक घटनाओं को बढ़ावा तो दिया है, लेकिन वो ये भी जानते थे कि आने वाले समय में अब कोई मास एक्टिविटी हम चाहकर भी नहीं चला सकते, जितना दबाव सरकार पर बन जाए उतना ही ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, जब आपने वो पढ़ा होगा ना, स्वराज पार्टी का गठन हमने पढ़ा था। तो स्वराज पार्टी का जो फॉर्मेशन है महात्मा गांधी के एक कार्यक्रम का डायरेक्ट वायलेशन माना गया था, मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था। और स्वराज पार्टी के जो अचीवमेंट्स हैं, है ना, जब महात्मा गांधी जेल से बाहर आते हैं तो स्वराज पार्टी के अचीवमेंट्स को लेकर के वो स्वराज पार्टी का समर्थन कर देते हैं। उस समर्थन का मतलब भी यही था कि स्वराज पार्टी के पास जो सीटें थी उस समय, जो आपका केंद्रीय विधानसभा है 101 में से 42 सीटों पर बैठे हुए हैं, तो 42 सीटों पर बैठने का मतलब ये था कि सामान्य जनमानस ने स्वराज पार्टी का सपोर्ट किया। अगर गांधी जी बाहर आकर के स्वराज पार्टी का विरोध करते तो सामान्य जनमानस के मध्य उनकी लोकप्रियता में और ज्यादा वृद्धि हो जाती। तो महात्मा गांधी हिसाब से काम कर रहे थे उस समय। तो कुछ ऐसा ही इसमें आपको बता करके चलना है। नेक्स्ट पैराग्राफ। असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान चोरा चोरी घटना को लेकर, असहयोग आंदोलन के दौरान चोरा चोरी घटना को लेकर महात्मा गांधी की स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने आई। महात्मा गांधी की स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने आई, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि मैं इस संसार का बड़े से बड़ा अत्याचार सहन कर सकता हूं। जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि मैं इस संसार का बड़े से बड़ा अत्याचार सहन कर सकता हूं। जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि मैं इस संसार का बड़े से बड़ा अत्याचार सहन कर सकता हूं, लेकिन मेरे द्वारा प्रारंभ किया गया कोई कार्यक्रम, लेकिन मेरे द्वारा प्रारंभ किया गया कोई कार्यक्रम हिंसात्मक हो जाए, ये मैं बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगा। लेकिन मेरे द्वारा प्रारंभ किया गया कोई कार्यक्रम हिंसात्मक हो जाए, यह मैं बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में
धरसना नमक कारखाने सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में धरसना नमक कारखाने पर जो हिंसात्मक वारदात हुई, धरसना नमक कारखाने पर जो हिंसात्मक वारदात हुई, धरसना नमक कारखाने पर जो हिंसात्मक वारदात हुई, उसके संदर्भ में महात्मा गांधी उदासीन बने रहे। उसके संदर्भ में महात्मा गांधी उदासीन बने रहे। उसके संदर्भ में महात्मा गांधी उदासीन बने रहे। अर्थात एक प्रकार से उन्होंने इस हिंसा का समर्थन कर ही दिया था। अर्थात एक प्रकार से उन्होंने इस हिंसा का समर्थन कर ही दिया था। अर्थात एक प्रकार से उन्होंने इस हिंसा का समर्थन कर ही दिया था। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के धरातल पर लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के धरातल पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के धरातल पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के धरातल पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी पर विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आपके आंदोलनकारी हिंसात्मक व्यवहार कर रहे हैं कि आपके आंदोलनकारी हिंसात्मक व्यवहार कर रहे हैं कि आपके आंदोलनकारी हिंसात्मक व्यवहार कर रहे हैं। भारत में कानून एवं व्यवस्था के मामलों को नकारात्मक बना दिया गया है। भारत में कानून एवं व्यवस्था के मामलों को नकारात्मक बना दिया गया है। भारत में कानून एवं व्यवस्था के मामलों को नकारात्मक बना दिया गया है। इन सभी के लिए महात्मा गांधी को ही जिम्मेदार ठहराया गया। इन सभी के लिए महात्मा गांधी को ही जिम्मेदार ठहराया गया। इन सभी के लिए महात्मा गांधी को ही रेस्पॉन्सिबल बनाया गया, जिम्मेदार ठहराया गया। पेन चेंज करके लिखना आगे। महात्मा गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि जिम्मेदार मैं नहीं। महात्मा गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि जिम्मेदार मैं नहीं। महात्मा गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि जिम्मेदार मैं नहीं, बल्कि ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियां हैं। बल्कि ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियां हैं। बल्कि ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियां हैं। यह मामला फरवरी 1943 का रहा। यह मामला फरवरी 1943 यह मामला
फरवरी 1943 का रहा। गांधी जी अपने आप को सजा देने के उद्देश्य से गांधी जी अपने आप को सजा देने के उद्देश्य से भूख हड़ताल पर चले गए। गांधी जी अपने आप को सजा देने के उद्देश्य से भूख हड़ताल पर चले गए। गांधी जी अपने आप को सजा देने के उद्देश्य से भूख हड़ताल पर चले गए। असल में गांधी जी का असल में गांधी जी का यह मानना था कि असल में गांधी जी का यह मानना था कि असल में गांधी जी का यह मानना था कि यदि मैं अपने ही शरीर को कष्ट देने का कार्य करूंगा कि यदि मैं अपने ही शरीर को कष्ट देने का कार्य करूंगा कि यदि मैं अपने ही शरीर को कष्ट देने का कार्य करूंगा तब हो सकता है कि आंदोलनकारी तब हो सकता है कि आंदोलनकारी अपना हिंसात्मक व्यवहार रोक दें। तब हो सकता है कि आंदोलनकारी अपना हिंसात्मक व्यवहार रोक दें। लेकिन महात्मा गांधी का यह उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। लेकिन महात्मा गांधी का यह उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। लेकिन महात्मा गांधी का यह उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। नेक्स्ट पैराग्राफ। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में सामान्य जनमानस की भागीदारी ने भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में सामान्य जनमानस की भागीदारी ने भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में सामान्य जनमानस की भागीदारी ने जो अपना हिंसात्मक व्यवहार जो अपना हिंसात्मक व्यवहार अपनाया जो अपना हिंसात्मक व्यवहार अपनाया उसे रोक पाने में उसे रोक पाने में महात्मा गांधी असफल सिद्ध हुए। उसे रोक पाने में महात्मा गांधी असफल सिद्ध हुए। उसे रोक पाने में महात्मा गांधी असफल सिद्ध हुए। चौंकाने वाली बात तो यह है कि चौंकाने वाली बात तो यह है कि भारत छोड़ो आंदोलन के हिंसात्मक व्यवहार को चौंकाने वाली बात तो यह है कि भारत छोड़ो आंदोलन के हिंसात्मक व्यवहार को चौंकाने वाली बात तो यह है कि भारत छोड़ो आंदोलन के हिंसात्मक व्यवहार को आधार बनाते हुए भारत छोड़ो आंदोलन के हिंसात्मक व्यवहार को आधार बनाते हुए महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन को वापस नहीं लिया था। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन को वापस नहीं लिया था। असल में महात्मा गांधी
असल में महात्मा गांधी यह महसूस करके चल रहे थे, असल में महात्मा गांधी यह महसूस करके चल रहे थे कि आने वाले समय में, कि आने वाले समय में शायद ही ऐसा कोई वातावरण पैदा हो, कि आने वाले समय में शायद ही ऐसा कोई वातावरण पैदा हो, कि आने वाले समय में शायद ही ऐसा कोई वातावरण पैदा हो कि हम ब्रिटिश सरकार की खिलाफत करते हुए, कि हम ब्रिटिश सरकार की खिलाफत करते हुए कोई नया जन आंदोलन चला पाए, कि हम ब्रिटिश सरकार की खिलाफत करते हुए कोई नया जन आंदोलन चला पाए, कि हम ब्रिटिश सरकार की खिलाफत करते हुए कोई नया जन आंदोलन चला पाए। इसलिए इसलिए महात्मा गांधी ने अपने अहिंसा के सिद्धांत के साथ समझौता कर लिया, इसलिए महात्मा गांधी ने अपने अहिंसा के सिद्धांत के साथ समझौता कर लिया, इसलिए महात्मा गांधी ने अपने अहिंसा के सिद्धांत के साथ समझौता कर लिया। और यह सुनिश्चित कराने की कोशिश की, और यह सुनिश्चित कराने की कोशिश की कि इस जन आंदोलन के माध्यम से, और यह सुनिश्चित कराने की कोशिश की इस जन आंदोलन के माध्यम से सरकार पर जितना सकारात्मक दबाव बन सके उतना बन जाए, कि सरकार पर जितना सकारात्मक दबाव बन सके उतना बन जाए, कि सरकार पर जितना सकारात्मक दबाव बन सके उतना बन जाए। तो एक तो ये आपको बता के चलना था भाई, है ना। हालांकि आपने एक क्लास में इस बात को डिस्कस किया है कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन को चलाए जाने से पहले, और विशेष तौर पर 7 अगस्त 1942 को जो अपना 72 मिनट का हिस्टोरिकल स्पीच डिलीवर उस समय किया था, उसके माध्यम से उन्होंने डू एंड डाई का नारा दिया। तो वहां तो हमने इन बातों को आपको समझाने की कोशिश की थी कि डू एंड डाई का मतलब हिंसा अपनाना नहीं था, लेकिन बाद में हिंसा आ ही गई। और हिंसा आने का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि जो मैं बार बार कह रहा हूं कि सामान्य जनमानस की भागीदारी, तो सामान्य जनमानस की भागीदारी में आपको 80-70 साल के लोगों को कैलकुलेट नहीं करना है, बल्कि भारत के युवा वर्ग को आपको क्या है, कैलकुलेट करना है। ये वही युवा वर्ग है जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस के मार्च 1931 के कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखा रहा। और 7 अगस्त 1942 को जब बंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान पर महात्मा गांधी ने 72 मिनट का हिस्टोरिकल स्पीच अपना दिया, तो सबसे बड़ी संख्या उस समय किसकी रही? भारतीय युवा वर्ग की ही रही। जो पहले विरोध में था वह महात्मा गांधी के समर्थन में आकर के खड़ा हो गया है। संभवतः महात्मा गांधी इस बात को महसूस करके चल रहे होंगे कि युवा अग्रेसिव होते हैं, आप उनको अहिंसा के सहारे लंबे समय तक बांध करके नहीं रख सकते। और अंतिम लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपको लिखाई हैं कि बाद में महात्मा गांधी ने समझौता किया, और महात्मा गांधी इन्हीं बातों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई जितना भी इफेक्टिव प्रेशर इस मास एक्टिविटी के सहारे हम सरकार पर बना दें उतना आप हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप आने वाले समय की बात करोगे, अब आगे का डिस्कशन कैसे होगा? आगे का डिस्कशन ऐसे होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या रहा?
कि अंग्रेजों को भारत से बाहर जाना था, है ना, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, अंग्रेज भारत छोड़ करके नहीं गए। ये बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन महात्मा गांधी का एक बड़ा उद्देश्य पूरा हो गया, और बड़ा उद्देश्य ये पूरा हो गया कि वो बार बार ये बातें रिपीट कर रहे थे कि हम सरकार पर इफेक्टिव प्रेशर जनरेट करना चाहते हैं। हम सरकार को ये एहसास कराना चाहते हैं कि अब आप ज्यादा लंबे समय तक हम भारतीयों को अपने ही पॉलिटिकल कंट्रोल में रख नहीं पाओगे। और ये एहसास इस मास एक्टिविटी ने सरकार को करा दिया। थोड़ा नसीब आप लोगों का भी अच्छा रहा, क्योंकि 1945 में क्या हो गया, ब्रिटेन में जो आम चुनाव हुए उसमें कंजर्वेटिव पार्टी हार जाती है, वो लेबर पार्टी क्या है, पावर में आ जाती है। और अगर कंजर्वेटिव पार्टी दोबारा पावर में आती और विंस्टन चर्चिल दोबारा क्या बनते, पीएम बनते, तो मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि आजादी के लिए हमें क्या है, और लंबे समय तक विचार करना पड़ जाता। लेबर पार्टी का जो एटीट्यूड है हमारे लिए काफी फ्लेक्सिबल रहा। हालांकि लेबर पार्टी के पीएम जो है उनका नाम है क्लीमेंट एटली। क्या नाम है, क्लीमेंट एटली। उन्होंने कुछ काम अच्छे किए तो कुछ काम गलत भी किए, है ना। और ये आपकी परीक्षाओं में सवाल बनता है कि भाई कौन सा ऐसा अंग्रेज है जिसने साफ साफ ये कहा कि भारत के विभाजन के लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं है। उनका नाम क्या है, क्लीमेंट एटली। बस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ डिस्टरबेंसेस रहेंगे, और डिस्टरबेंसेस जो रहेंगे वही हमारा अगला टॉपिक भी होगा, पाकिस्तान की डिमांड। पाकिस्तान की डिमांड को सॉर्ट आउट करना वाकई में क्या था, हरकुलियन टास्क माना गया, बहुत टफ टास्क माना गया। और पाकिस्तान की डिमांड जिस तरीके से आपके सामने आई और जिन्ना ने जिस तरीके से अपना मनमाना व्यवहार किया, उसे देखते हुए कुछ देरी हो जाती है ना। तो अगला टॉपिक आपको बनेगा भी, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन का एक निष्कर्ष लिख लेते हैं। बनाइए पैराग्राफ। वो देखो यही बातें आपको मेंस में लिख करके आनी होती हैं, यही तो मेंस आपको लिखना है ना। और इसको लिखे बिना तो आप अधिकारी बन नहीं पाओगे, या किसी के दिमाग में ऐसी कोई बात है कि हम मेंस लिखेंगे नहीं और अधिकारी बन जाएंगे। मुख्य परीक्षा का सामना तो आपको करना पड़ेगा। हम बहुत सुनते हैं कि अक्सर विद्यार्थियों को सिखाया जाता है कि पहले आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर लें। ऐसा नहीं होता। जो केवल प्रारंभिक परीक्षा को अपने दिमाग में लेकर के चलता है, तो आप मेरी बात का बुरा मान सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं उसको आधा अधूरा विद्यार्थी मान के चलता हूँ, है ना। कभी इलाहाबाद का एक पैटर्न हुआ करता था कि तैयारी जब करने बैठते थे तो सबसे पहले तैयारी मुख्य परीक्षा की होती थी। सबसे पहले अपने आप को ये सिखाओ कि हम लिखेंगे कैसे चीजों को, हम बड़े बड़े पैराग्राफ कैसे बनाएंगे, हम बैकग्राउंड कैसे लेंगे, अलग अलग प्रकार के जो इन्वायरमेंट्स हैं, कंडीशंस हैं, उनको अपनी ओर से ही कैसे जनरेट या क्रिएट करेंगे, तभी तो मजा आएगा। और अगर आपको ये लगता हो कि आप किसी किताब को पढ़ करके जो उस किताब में लिखा हुआ है बिल्कुल वही वहां पर पे वहां चिपका करके आ जाओगे, तो ये संभव नहीं। आपके खुद के अपने शब्द, आपके खुद के अपने कॉन्सेप्ट, यही एग्जामिनेशन हॉल में सबसे बड़ी ताकत है किसके, विद्यार्थी की। इसलिए मैंने थोड़ा ये व्यवहार किया अभी। चलिए पहले निष्कर्ष देते हैं, फिर पाकिस्तान की डिमांड को कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब उसका समय आ चुका है। नेक्स्ट पैराग्राफ। भारत छोड़ो आंदोलन के भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से महात्मा गांधी अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से महात्मा गांधी अंग्रेजों को भारत से बाहर का रास्ता दिखाना चाहते थे। भारत से बाहर का रास्ता दिखाना चाहते थे। लेकिन इस जन आंदोलन की समाप्ति के धरातल पर लेकिन इस जन आंदोलन की समाप्ति के धरातल पर अंग्रेज भारत में बने रहे। लेकिन इस जन आंदोलन की समाप्ति के धरातल पर अंग्रेज भारत में बने रहे।
अच्छी बात यह रही कि अच्छी बात यह रही कि महात्मा गांधी के इस कार्यक्रम ने अच्छी बात यह रही कि महात्मा गांधी के इस कार्यक्रम ने अच्छी बात यह रही कि महात्मा गांधी के इस कार्यक्रम ने ब्रिटिश सरकार को यह एहसास करा दिया ब्रिटिश सरकार को यह एहसास करा दिया कि अब भारतीयों को कि अब भारतीयों को कि अब भारतीयों को ज्यादा लंबे समय तक कि अब भारतीयों को ज्यादा लंबे समय तक अपने राजनीतिक नियंत्रण में कि अब भारतीयों को ज्यादा लंबे समय तक अपने राजनीतिक नियंत्रण में रख पाना मुश्किल है। आजादी मिलने में जो भी देरी हुई आजादी मिलने में जो भी देरी हुई आजादी मिलने में जो भी देरी हुई उसमें पाकिस्तान की मांग की बड़ी भूमिका रही। आजादी मिलने में जो भी देरी हुई उसमें पाकिस्तान की मांग की बड़ी भूमिका रही उसमें पाकिस्तान की मांग की बड़ी भूमिका रही। बस, ठीक है, ये हो गया। अब पाकिस्तान की डिमांड को कैलकुलेट करना है और पाकिस्तान की डिमांड का मतलब ये होगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के धरातल पर सांप्रदायिकता, क्या कहते हैं इसको, सांप्रदायिकता। तो पहले तो हेडिंग बनाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के धरातल पर सांप्रदायिकता का प्रभाव। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के धरातल पर सांप्रदायिकता का प्रभाव। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के धरातल पर सांप्रदायिकता का प्रभाव। सांप्रदायिकता का प्रभाव। तो कहां से शुरुआत करें भाई? यानी कि हमें अपने डिस्कशन में भारतीय मुस्लिम समुदाय समाज के फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालना है और भारतीय मुस्लिम समुदाय या समाज के फ्रस्ट्रेशन को इस तरीके से बाहर निकालना है कि वो अपने लिए क्या है, एक सेपरेट नेशन की बात करेंगे या सेपरेट स्टेट की बात करेंगे या सेपरेट कंट्री की बात करेंगे या सेपरेट रिसोर्सेज की बात करेंगे, है ना। तो कहां से शुरुआत करें? एक बात तो तय है कि इंडियन सोसाइटी में मुस्लिम समुदाय के लोगों की उपस्थिति या इंडियन सोसाइटी में मुस्लिम समुदाय के लोगों का प्रभाव, उसको हम चाहकर भी दूर नहीं कर सकते। चाहकर भी दूर नहीं कर सकते। इसका बड़ा कारण यह है कि भाई लगभग 750 वर्षों तक भारत पर मुस्लिमों का शासन रहा है और भारत पर जो मुस्लिमों का शासन रहा उसके टू सेगमेंट्स आपके सामने आते हैं। पहला क्या है, दिल्ली सल्तनत है और दूसरा आपका क्या है, मुगल काल है। तो जब किसी एक अन्य धर्म की ओर से शासन किया जाता है या किसी अन्य धर्म के लोगों की ओर से शासन किया जाता है तो बात केवल शासन की नहीं होती है, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक मामलों में क्या है, विषय वस्तुओं का आदान प्रदान भी होता है। तो प्रभाव तो बना हुआ। अब ये मामला बना कैसे, इससे पहले एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि जब भारत में आप लोग क्रांतिकारी गतिविधियों को पढ़ने की बात करेंगे तो राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग आपको मिलेंगे, अशफाक उल्ला खान जैसे लोग आपको मिलेंगे। ये अच्छे और महान और वेरी सिस्टमेटिक क्या हुए, रेवोल्यूशनरीज हुए हैं। तो उनका जो त्याग है, उनको जो सैक्रिफाइस है,
उसको भी थोड़ा आपको अपने माइंड में क्या है कैलकुलेट करना करके चलना पड़ेगा एक तरीके से। यहाँ मामला हम शुरुआत यहाँ से करेंगे कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आज की है और जो उस समय की कांग्रेस है, दोनों में जमीन आसमान का क्या है अंतर है। तो उस समय की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो शुरुआती 20 सालों में जिसको उदारवादी लेकर के चले, ये चीजें आपने क्लास में डिस्कस कर रखी हैं। तो उदारवादियों का मानना यह रहा कि हम संपूर्ण भारतीय समाज को एक ही सामाजिक इकाई मान के चलेंगे, कि संपूर्ण भारतीय समाज को क्या एक ही सामाजिक इकाई मान के चलेंगे। हम हिंदू मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जितने भी समाज के लोग भारत में रहते हैं या जितने भी धर्म के लोग भारत में रहते हैं, हम सभी सिंगल सोशल यूनिट में लेके चलेंगे और उन्हीं की राजनीतिक एवं संवैधानिक मांगों को तैयार करेंगे और उन्हीं मांगों के आधार पर क्या होगा, सरकार के साथ डिस्कशन होगा। बदरुद्दीन तैयब जी, डॉक्टर अंसारी, हकीम अजमल खां, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऐसे बड़े लोग हमेशा क्या है कांग्रेस के साथ जुड़ के काम किए। और जिस समय कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ या कांग्रेस ने आने वाले 20 सालों तक जो भी व्यवहार किया, उसमें ये ट्रेसेस आपको मिल ही जाएंगे। अगर हम खास तौर से उदारवादियों की ओर से बात करें, तो उदारवादी संपूर्ण भारतीयों को एक ही सामाजिक इकाई के रूप में लेके चले। जितनी डिमांड उन्होंने हिंदू समाज की ओर से अपनी बातें की, उतनी ही बातें उन्होंने क्या है मुस्लिम समाज की ओर से भी। लेकिन मामला तब बिगड़ा जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बाल गंगाधर तिलक क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। और बाल गंगाधर तिलक जो एक्टिव हुए यानी कि बीजी तिलक साहब, तो आपको याद होगा उन्होंने 1893 और 1895 में कुछ किया था। यानी कि 1893 में क्या है, महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव का आयोजन हुआ और 1895 में क्या है, शिवाजी महोत्सव का आयोजन हुआ। असल में बीजे तिलक गणपति महोत्सव के आयोजन के धरातल पर या शिवाजी महोत्सव के आयोजन के धरातल पर अपने राष्ट्रवादी विचारों को लोगों के सामने रखना चाहते थे। कांग्रेस में उस समय क्या था, उदारवादियों को बोलबाला था कि अगर वो कांग्रेस के उदारवादियों के सामने अपनी इन मांगों को रखने की कोशिश करते, तो कांग्रेस के जो उदारवादी हैं उनकी बिल्कुल भी नहीं चलने देते। इसलिए उन्होंने लोगों के जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं उनका सहारा लिया। इस प्रकार के जो महोत्सव और जो फेस्टिवल्स हैं उनका आयोजन किया, भीड़ इकट्ठे की और अपने राष्ट्रवादी विचारों को स्वराज के माध्यम से, स्वराज की डेफिनेशन देते हुए उन्होंने लोगों के सामने रख दिया। अब इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा किस पर, भारत के मुस्लिम समुदाय पर। भारत के मुस्लिम समुदाय ने इन बातों को इस रूप में लिया कि गणपति महोत्सव से हमारा कोई लेना देना नहीं है और ना ही शिवाजी महोत्सव से हमारा कोई भी लेना देना नहीं। और अगर बीजे तिलक जैसे लोग इस प्रकार के धार्मिक त्योहारों का आयोजन करते हैं या धार्मिक महोत्सवों का आयोजन करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि अब कांग्रेस केवल हिंदू समाज के लोगों के अधिकारों की ही क्या है वकालत करेगी, हमारे अधिकारों की वकालत नहीं करेगी। उधर मामला ये बना कि W. W. हंटर की ओर से किताब लिखवा दी गई जिसका नाम था इंडियन मुसलमान। और इस किताब के माध्यम से ब्रिटिश शासन ने चाल ये खेली कि भारतीय मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रत्येक प्रकार के धरातल को कमजोर दिखाया गया और भारत के मुस्लिम समुदाय को सिखाया गया कि जब तक आप खुद से अपने अधिकारों की डिमांड नहीं करोगे, तब तक आप अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकते। तो कहानी जो बिगड़ी बहुत शुरुआत से बिगड़ी। यानी कि भारत के विभाजन के लिए मैं हमेशा कहता हूं, जिन्ना ही जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार हम भी उतने ही। ये कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन एक एक चीजें आपको उठानी है, उस हिसाब से आपकी चीजों को क्या है डिस्कस करना है। लिखेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने प्रारंभिक 20 वर्षों के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने प्रारंभिक 20 वर्षों के समय में संपूर्ण भारतीयों को एक ही सामाजिक इकाई माना। संपूर्ण भारतीयों को एक ही सामाजिक इकाई माना।
हिंदू बनाम मुसलमान का कोई खेल नहीं खेला। हिंदू बनाम मुसलमान का कोई खेल नहीं खेला। हिंदू बनाम मुसलमान का कोई खेल नहीं खेला। ब्रिटिश सरकार के समक्ष एक ही सामाजिक इकाई के रूप में, ब्रिटिश सरकार के समक्ष एक ही सामाजिक इकाई के रूप में, ब्रिटिश सरकार के समक्ष एक ही सामाजिक इकाई के रूप में भारतीय जनमानस की, भारतीय जनमानस की और राजनीतिक एवं संवैधानिक, भारतीय जनमानस की राजनीतिक एवं संवैधानिक, भारतीय जनमानस की राजनीतिक एवं संवैधानिक मांगों का प्रस्तुतिकरण किया। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव जैसे धार्मिक त्योहारों का आयोजन करके, जैसे धार्मिक त्योहारों का आयोजन करके भारत के मुस्लिम समाज के लोगों को, भारत के मुस्लिम समाज के लोगों को, भारत के मुस्लिम समाज के लोगों को, भारत के मुस्लिम समाज के लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत के मुस्लिम समाज के लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब कांग्रेस, कि अब कांग्रेस केवल हिंदू समाज के लोगों का ही प्रतिनिधित्व करेगी, कि अब कांग्रेस केवल हिंदू समाज के लोगों का ही प्रतिनिधित्व करेगी। हमारी मांगों का प्रस्तुतिकरण, हमारी मांगों का प्रस्तुतिकरण, हमारी मांगों का प्रस्तुतिकरण, हमारी मांगों का प्रस्तुतिकरण अब सरकार के समक्ष नहीं हो पाएगा। हमारी मांगों का प्रस्तुतिकरण अब सरकार के समक्ष नहीं हो पाएगा। हमारी मांगों का प्रस्तुतिकरण अब सरकार के समक्ष नहीं हो पाएगा। वहीं ब्रिटिश सरकार ने डब्ल्यू हंटर की ओर से, वहीं ब्रिटिश सरकार ने डब्ल्यू हंटर की ओर से इंडियन मुसलमान, इंडियन मुसलमान, वहीं ब्रिटिश सरकार ने डब्ल्यू हंटर की ओर से इंडियन मुसलमान नामक किताब के माध्यम से, इंडियन मुसलमान नामक किताब के माध्यम से, इंडियन मुसलमान नामक किताब के माध्यम से मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम समुदाय
मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, मुस्लिम समुदाय के सामाजिक कोमा सांस्कृतिक कोमा धार्मिक कोमा राजनीतिक तथा आर्थिक, कोमा राजनीतिक तथा आर्थिक प्रत्येक पक्ष को कमजोर, प्रत्येक पक्ष को कमजोर दिखाने की कोशिश की, प्रत्येक पक्ष को कमजोर दिखाने की कोशिश की, प्रत्येक पक्ष को कमजोर दिखाने की कोशिश की, है ना। तो जो प्रॉपर डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं वो तिलक साहब की जो एक्टिविटीज हैं वहीं से आपकी कहानी शुरू होगी, है ना। अब अगली जो बात है वो हम ये बंगाल के विभाजन को जोड़ के यहाँ पे दिखा सकते हैं, है ना। क्योंकि ये तो आप पढ़ चुके हैं कि बंगाल का विभाजन क्या रहा, पूरा का पूरा क्या है, फूट डालो और शासन करो की नीति है ना। तो उससे हम कहानी बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ आपको समझाने की तो कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप पहले पढ़ के बैठे हैं। तो एक पैराग्राफ यहाँ से भी बना लेते हैं, हल्का सा लिखेगा। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में सांप्रदायिकता का प्रयोग करते हुए, सांप्रदायिकता, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में सांप्रदायिकता का प्रयोग करते हुए, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में सांप्रदायिकता का प्रयोग करते हुए बंगाल का विभाजन किया, बंगाल का विभाजन किया। मुस्लिम समाज के लोगों को यह एहसास कराया, मुस्लिम समाज के लोगों को यह एहसास कराया कि उन्हें अपनी मांगों का प्रतिनिधित्व स्वयं ही करना होगा, कि उन्हें अपनी मांगों का प्रतिनिधित्व स्वयं ही करना होगा, कि उन्हें अपनी मांगों का प्रतिनिधित्व स्वयं ही करना होगा, कि उन्हें अपनी मांगों का प्रतिनिधित्व स्वयं ही करना होगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुस्लिम समाज के लोगों की ओर से, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुस्लिम समाज के लोगों की ओर से, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुस्लिम समाज के लोगों की ओर से दिसंबर 1906 में, दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग, दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग जैसे राजनीतिक संगठन की स्थापना कराई गई, मुस्लिम लीग जैसे राजनीतिक संगठन की स्थापना कराई गई। इस राजनीतिक संगठन को, इस राजनीतिक संगठन को ब्रिटिश सरकार की ओर से, इस राजनीतिक संगठन को ब्रिटिश सरकार की ओर से, इस राजनीतिक संगठन को ब्रिटिश सरकार की ओर से पहला बड़ा आशीर्वाद 1909 में मिला, पहला बड़ा आशीर्वाद 1909 में मिला, पहला बड़ा आशीर्वाद 1909 में मिला, जब
मुस्लिम समाज को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, जब मुस्लिम समाज को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, जब मुस्लिम समाज को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था के साथ जोड़ा गया, जब मुस्लिम समाज को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था के साथ जोड़ा गया। आपको याद होगा, मैंने पहले भी आपको यही बताया होगा कि बंगाल के विभाजन के सहारे लॉर्ड कर्जन ने अपने एक नहीं 2-3 प्रकार के उद्देश्यों को पूरा किया। एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समानांतर एक ऐसे राजनीतिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कर्जन कराना चाहता है जो केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों को रिप्रेजेंट करने का काम करे। वही आपका जो राजनीतिक संगठन है मुस्लिम लीग के रूप में आपके सामने आता है। और लॉर्ड कर्जन की ये मान्यता थी, ऐसा उसका मानना था कि जो भी राजनीतिक संगठन मुस्लिम समाज के लोगों को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा, हम लगातार अपना आशीर्वाद उस पर बनाकर रखेंगे। जितना हम उसको आशीर्वाद देंगे उसकी ताकत बढ़ेगी और उतनी ही कमजोरी किसकी सामने आएगी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब समय आ गया है मोहम्मद अली जिन्ना साहब को एक्टिव करने का। तो पहली बात तो ये है, अगर मैं आपसे सवाल करूं, मैंने आपको पढ़ा रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के धरातल पर मोहम्मद अली जिन्ना का जो वेरी फर्स्ट पार्टिसिपेशन है वो कब आया? बताइए। होम रूल लीग मूवमेंट के दौरान, है ना? जब मोहम्मद अली जिन्ना एनिबेशन के साथ जुड़ते हैं और एनिबेशन के साथ जुड़ते उन्होंने कहाँ अपना पार्टिसिपेशन दिखाया? होम रूल लीग मूवमेंट के दौरान। अगर आप उनके और राजनीतिक विचारों को पढ़ने की बात करोगे तो आपको याद होगा कि जब महात्मा गांधी ने खिलाफत के मुद्दे का समर्थन किया था तो मोहम्मद अली जिन्ना ने साफ साफ कहा था कि गांधी जी आप गलती कर रहे हो। और गलती का मतलब क्या है? कि धर्म तथा राजनीति दोनों को साथ साथ लेकर के ना चलो, इसके परिणाम क्या होंगे? नकारात्मक होंगे। ये बात खुद किसकी है? जिन्ना की। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान भी मैंने आपको पढ़ाया था कि मोहम्मद अली जिन्ना गांधी जी के साथ हैं, लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान जब दिसंबर 1920 का नागपुर सेशन आपके सामने आता है तो मोहम्मद अली जिन्ना एनिबेशन के साथ महात्मा गांधी के साथ से क्या बना लेते हैं? दूरी बना लेते हैं। ये मामला चलता रहा आगे। लेकिन जिन्ना सांप्रदायिक तब हुए जब नेहरू रिपोर्ट आपके सामने आई। और नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से जिस संविधान सभा ने उस नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने का काम किया था उसका जिक्र आपके सामने ऑलरेडी हो रखा है। तो उस नेहरू रिपोर्ट के बिहाफ पे साफ साफ ये कहा गया कि भारत में पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। उसी के बाद आपने ये डिस्कस किया होगा कि जिन्ना साहब पूरे सांप्रदायिक बन जाते हैं और अपना 14 सूत्रीय फार्मूला जो है वो सरकार के सामने रख देते हैं और 14 सूत्रीय फार्मूले के माध्यम से लगातार पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को प्रमोट करते रहते हैं। यानी कि जिन्ना संपूर्ण तौर पर जो सांप्रदायिक दिखाई दिए सबसे पहली बार वो नेहरू रिपोर्ट की प्रतिक्रिया के माध्यम से आपके सामने आते हैं और यहीं से उनका जीवन क्या बिल्कुल बदल जाता है। लिखो। मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने भारत का विभाजन कराया। मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने भारत का विभाजन कराया। मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने भारत का विभाजन कराया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के धरातल पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के धरातल पर कभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के धरातल पर कभी एनी बेसेंट के सहयोगी हुआ करते थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के धरातल पर कभी एनी बेसेंट के सहयोगी हुआ करते थे।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी प्रथम भागीदारी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी प्रथम भागीदारी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी प्रथम भागीदारी होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन के माध्यम से सामने आई। होम रूल लीग आंदोलन के माध्यम से सामने आई। वर्ष 1919 में, वर्ष 1919 में जब महात्मा गांधी ने, वर्ष 1919 में जब महात्मा गांधी ने खिलाफत के मुद्दे का समर्थन किया था, वर्ष 1919 में जब महात्मा गांधी ने खिलाफत के मुद्दे का समर्थन किया था, तब मोहम्मद अली जिन्ना ने, तब मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी की आलोचना करते हुए कहा, तब मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी की आलोचना करते हुए कहा, तब मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि धर्म तथा राजनीति, कि धर्म तथा राजनीति, कि धर्म तथा राजनीति दोनों को एक साथ लेकर ना चले, कि धर्म तथा राजनीति दोनों को एक साथ लेकर ना चले, कि धर्म तथा राजनीति दोनों को एक साथ लेकर ना चले। आने वाले समय में, आने वाले समय में इसके नकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। आने वाले समय में इसके नकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। आने वाले समय में इसके नकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। पेन चेंज कर दो अपना। आने वाले समय में इसके नकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। पेन चेंज करके लिखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के धरातल पर मोहम्मद अली जिन्ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के धरातल पर मोहम्मद अली जिन्ना नेहरू रिपोर्ट का विरोध करते हुए, नेहरू रिपोर्ट का विरोध करते हुए, नेहरू रिपोर्ट का विरोध करते हुए सबसे पहली बार सांप्रदायिक बन गए। नेहरू रिपोर्ट का विरोध करते हुए सबसे पहली बार सांप्रदायिक बन गए या सांप्रदायिक दिखाई पड़े। नेहरू रिपोर्ट का विरोध करते हुए सबसे पहली बार सांप्रदायिक दिखाई पड़े। असल में नेहरू रिपोर्ट का एक प्रावधान, असल में नेहरू रिपोर्ट का एक प्रावधान, असल में नेहरू रिपोर्ट का एक प्रावधान, असल में नेहरू रिपोर्ट का एक प्रावधान जो पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, असल में नेहरू रिपोर्ट का एक प्रावधान जो पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, जो पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को समाप्त करवाना चाहता था, को समाप्त करवाना चाहता था। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना उसी प्रावधान का
विरोध करते हुए पाए गए। मोहम्मद अली जिन्ना उसी प्रावधान का विरोध करते हुए पाए गए। मोहम्मद अली जिन्ना उसी प्रावधान का विरोध करते हुए पाए गए। अब ये ड्राफ्टिंग बनाइए आप जरा। नॉर्थ, है ना, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा और नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिम। और इसके साथ हम जोड़ के चलने वाले हैं इलाहाबाद सेशन ऑफ मुस्लिम लीग। यानी कि मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन, इलाहाबाद सेशन ऑफ मुस्लिम लीग। ये सेशन आपका 1930 का, 1930। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो होगा क्या, 1930 में मुस्लिम लीग का एक सेशन आपको कहाँ दिखाई पड़ेगा? इलाहाबाद में। और इलाहाबाद में मुस्लिम लीग का जो सेशन है इसकी अध्यक्षता करेंगे मोहम्मद इकबाल साहब। मोहम्मद इकबाल साहब एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर कहेंगे अपने अध्यक्ष भाषण में, और ये सारी बातें नेहरू रिपोर्ट की प्रतिक्रिया में ही आ रही हैं। जिन्ना साहब सांप्रदायिक बन चुके हैं, अपना 14 सूत्रीय फार्मूला सरकार के सामने रख दिया है ना। और उसके बाद में आप देख पा रहे हैं कि 1930 में मुस्लिम लीग का एक सेशन इलाहाबाद में आपको दिखाई पड़ेगा। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद इकबाल कर रहे हैं। और मोहम्मद इकबाल अपने अध्यक्ष भाषण में साफ साफ कहते हैं कि एक तरीका है, तमाम प्रकार के झगड़े क्या हैं अभी समाप्त हो जाएंगे। और ये जो तरीका है इस तरीके को हम सरकार के सामने रखना चाहते हैं जी। हम क्या हैं, हम सरकार के सामने रखना चाहते हैं। और सरकार के सामने इस रूप में रखना चाहते हैं कि जो भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है और जो भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, यहां सबसे पहले तो एक पहचान हो जाए। पहचान का मतलब क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन। और पहचान ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों की हो जहां पर मुस्लिम आबादी क्या है, बहुमत में है। ठीक। तो पहले तो ऐसे क्षेत्रों की पहचान करवा ली जाए जहां मुस्लिम आबादी बहुमत में है और जो मुस्लिम आबादी है उसके सामने
जनमत संग्रह जैसी व्यवस्था भी रख दी जाए। रिफरेंडम कहते हैं, प्लेबिसाइट कहते हैं। और जनमत संग्रह के माध्यम से जान लिया जाए कि भाई कौन कौन भारत में रहना चाहता है या कौन कौन भारत से बाहर की ओर जाना चाहता है। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, कुल मिलाकर के मोहम्मद मोहम्मद इकबाल ये चाहते हैं कि जो भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है और जो भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर जो भी आपके मुस्लिम बहुल इलाके हैं, उन मुस्लिम बहुल इलाकों को मिलाते हुए एक सेपरेट स्टेट की बात कर रहे थे वो। इसको अभी आप पाकिस्तान नहीं कहेंगे, अभी इसको आप पाकिस्तान नहीं कह सकते, इसको कहेंगे सेपरेट स्टेट की बात कर रहे थे, यानी कि पृथक राज्य की बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि अगर इन क्षेत्रों को मिलाकर के यहाँ के जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, उन मुस्लिम बहुल इलाकों को मिलाते हुए अगर एक पृथक राज्य यानी कि सेपरेट स्टेट बना दिया जाए, तो मुस्लिम लीग के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। यानी कि अगर आपसे आपकी परीक्षा में सवाल ये पुट अप किया जाता है कि सेपरेट स्टेट की बात सबसे पहले किसने की है, तो सेपरेट स्टेट की बात सबसे पहले कौन करते हुए नजर आएंगे? मोहम्मद इकबाल। ये टू नेशन थ्योरी नहीं है, ये द्विराष्ट्र का सिद्धांत नहीं है। किताबें गलत व्यवहार कर जाती हैं कई बार। ये केवल क्या है? सेपरेट स्टेट है। केवल इशारा किया है उन्होंने कि अगर सरकार हमारी इस बात को मान ले तो सारे झगड़े यहीं पर पनपेंगे और यहीं पर समाप्त हो रहे हैं। तो ये याद रखना, ये कई बार पीसीएस में सवाल आया है कि मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक राज्य की अभिव्यक्ति सबसे पहले कहां और किसकी ओर से सामने आई। तो सबसे पहले कहां? मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में 1930 में। और किसकी ओर से आई है? मोहम्मद इकबाल की ओर से आई है। बनाओ लैंग्वेज। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन इलाहाबाद में बुलाया गया। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन इलाहाबाद में बुलाया गया। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन इलाहाबाद में बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद इकबाल ने की। यहां मोहम्मद इकबाल ने यहां मोहम्मद इकबाल ने अपने अध्यक्षीय भाषण के माध्यम से कहा। यहां मोहम्मद इकबाल ने अपने अध्यक्षीय भाषण के माध्यम से कहा। यहां मोहम्मद इकबाल ने अपने अध्यक्षीय भाषण के माध्यम से कहा कि भारत के उत्तर पश्चिमी तथा उत्तर पूर्वी कि भारत के उत्तर पश्चिमी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के क्षेत्रों के मुस्लिम आबादी वाले इलाकों को मुस्लिम आबादी वाले इलाकों को मुस्लिम आबादी वाले इलाकों को मिलाते हुए मुस्लिम आबादी वाले इलाकों को मिलाते हुए मुस्लिम आबादी वाले इलाकों को मिलाते हुए यदि एक पृथक राज्य बना दिया जाए यदि एक पृथक राज्य बना दिया जाए यदि एक पृथक राज्य बना दिया जाए तो मुस्लिम लीग के लिए तो मुस्लिम लीग के लिए इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। तो मुस्लिम लीग के लिए इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। जरा पेन चेंज करके लिखो। पेन चेंज करके लिखना जरा।
भारतीय मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक राज्य की सबसे पहली अभिव्यक्ति। ये सवाल यही आंसर मिलेगा आपको। मतलब यही सवाल आता है इस तरीके से, भारतीय मुस्लिम समुदाय के लिए क्या लिखा रहा था मैं? हाँ, भारतीय मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक राज्य की सबसे पहली अभिव्यक्ति। भारतीय मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक राज्य की सबसे पहली अभिव्यक्ति मोहम्मद इकबाल की ओर से आई। मोहम्मद इकबाल की ओर से आई। मोहम्मद इकबाल की ओर से आई, कोमा मुस्लिम लीग के 1930 के, कोमा मुस्लिम लीग के 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में, कोमा मुस्लिम लीग के 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में। उन्नीस सौ चौंतीस का एक मामला आपके सामने आएगा और 1934 में आपको दिखाई पड़ेंगे चौधरी रहमत अली करके एक व्यक्ति आते हैं। नाम सुना होगा आपने, चौधरी रहमत अली। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक मुस्लिम स्टूडेंट हैं। क्या बताया गया है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के क्या है? मुस्लिम स्टूडेंट हैं। ये अपना एक पंपलेट जारी करते हैं और पंपलेट जो इन्होंने जारी किया उसका टाइटल था नाउ एंड नेवर, है ना? नाउ एंड नेवर, पहले समझ लो, नाउ एंड नेवर, है ना? अभी नहीं तो कभी नहीं, कहने का मतलब ये। तो ये अपने इस पंपलेट के माध्यम से पाकिस्तान शब्द का प्रयोग करेंगे। यानी कि सबसे पहली बार जो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग है वो मोहम्मद इकबाल की ओर से नहीं है। मोहम्मद इकबाल क्या देंगे आपको? सेपरेट स्टेट का कॉन्सेप्ट आपको देके चलेंगे। सबसे पहली बार पाकिस्तान जैसी शब्दावली का प्रयोग जो करेंगे ये 1934 का मामला है और इस एक पंपलेट के माध्यम से करेंगे चौधरी रहमत अली साहब। और उसका नाम क्या आप बताएंगे? नाउ एंड नेवर, ठीक है? पहले समझ लो। लेकिन पाकिस्तान की इनकी स्पेलिंग बहुत अलग है। ये पाकिस्तान शब्द का प्रयोग कर तो रहे हैं लेकिन पाकिस्तान की जो इनकी स्पेलिंग है वो इस प्रकार से है। स्पेलिंग क्या थोड़ी अलग बना के आपको देते हैं, है ना? तो पहले थोड़ा लिख लेते हैं फिर उसको मैं समझाता हूं आपको। वर्ष 1934 में, वर्ष 1934 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक मुस्लिम छात्र, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक मुस्लिम छात्र, वर्ष 1934 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक मुस्लिम छात्र ने एक पंपलेट जारी किया, एक पंपलेट जारी किया जिसका शीर्षक यानी कि टाइटल, जिसका शीर्षक नाउ एंड नेवर रहा, जिसका शीर्षक नाउ एंड नेवर रहा, जिसका शीर्षक नाउ एंड नेवर रहा। चौधरी रहमत अली ने ही पाकिस्तान जैसी शब्दावली का सबसे पहली बार प्रयोग किया। चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली ने ही, चौधरी रहमत अली ने ही पाकिस्तान जैसी शब्दावली का सबसे पहली बार प्रयोग किया। अब ये लिखेंगे आप अपनी नोटबुक में ना, ये स्पेलिंग यहां से लिखेंगे ऐसे ही, PAKSTAN।
पे का मतलब क्या होगा? क्या होगा मतलब? पंजाब। पे का मतलब क्या बताया इन्होंने? पंजाब। हाँ जी, पंजाब। नहीं नहीं नहीं, आप अननेसेसरी कैलकुलेशन ना करें, जो है वही हम बता रहे हैं। ए का मतलब क्या होगा? अफगान। अफगान प्रोविंसेस, यानी कि अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र भी ये चाह रहे थे, जो उस समय किसके कंट्रोल में थे? ब्रिटिश, अंग्रेजों के कंट्रोल में थे। कश्मीर। कश्मीर भी इनको चाहिए था। और एश का मतलब क्या होगा? सिंध। सिंध भी इनको चाहिए था। और तान का मतलब क्या होगा? एक अलग प्रांत। या तान का मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं, अतिरिक्त क्षेत्र। अतिरिक्त क्षेत्र, यानी कि एडिशनल एरियाज। अतिरिक्त क्षेत्र। अतिरिक्त क्षेत्र। अतिरिक्त क्षेत्र का मतलब ये होगा कि चौधरी रहमत अली ये समझाने की बात कर रहे हैं कि जब बार्गेनिंग का दौर चलेगा, तो बार्गेनिंग के दौर में क्या हो सकता है कि कुछ क्षेत्र हमें छोड़ने भी पड़ सकते हैं, और कुछ नए क्षेत्र क्या है इनके अलावा हमको मिल भी सकते हैं। तो उनको हम कहाँ कैलकुलेट करेंगे? TAN। तो पी का मतलब वेरी क्लियर यहाँ पर पंजाब है। ए का मतलब क्या है? अफगान प्रोविंसेस है। और के का मतलब क्या है? कश्मीर है। और एस का मतलब क्या है? सिंध है। और तान का मतलब क्या है? सम एडिशनल एरियाज, जो टाइम के अकॉर्डिंग आपको मिल सकते हैं। क्योंकि चौधरी रहमत अली इन बातों को समझ पा रहे थे कि पाकिस्तान अगर हम लेना चाहते हैं, तो रिगार्डिंग दिस बार्गेनिंग तो होनी ही है। तो जब बार्गेनिंग होगी, भारत का विभाजन होगा, तो उसके धरातल पर हो सकता है कि कुछ नए क्षेत्र हमको मिल जाएं, और कुछ इनमें से हमको छोड़ना भी पड़ सकता है। तो ये प्रॉपर जो स्पेलिंग है, ये किसकी ओर से बताई गई थी? चौधरी रहमत। ठीक है, ये लंबी यात्रा है ना। तो अगले सप्ताह की जो पहली क्लास होगी, इसका पार्ट 2 हम आपके सामने रखेंगे। इसको आप क्या मान के चलेंगे? पार्ट 1 मान के चलेंगे। किसका? पाकिस्तान की डिमांड का। ठीक है, चलिए।